मेरा नाम रवि कुमार सिहाग है और सर ने बता दिया कुछ तो इंट्रोडक्शन। सितंबर में एग्जाम था तो मैं अगस्त में मैंने एथिक्स स्टार्ट किया था सर के पास में, और सिर्फ 15 से 20 दिनों में सर ने हेल्प की तो 15 दिनों में मैंने एथिक्स कंप्लीट किया। और उसके बाद में 5-7 दिन मैंने लगातार एथिक्स के खुद के नोट्स पढ़े। और फिलोसफी के स्टूडेंट्स का एथिक्स और एसे का पेपर अच्छा रहता है, और अगर आप फिलोसफी लेते हैं तो उसका एक एडवांटेज वहां पे मिलता है, क्योंकि आप फिलोसॉफिकली समझ सकते हैं कि गवर्नेंस है। तो जैसे गवर्नेंस एक टॉपिक है, तो गवर्नेंस का हम मतलब गवर्नेंस के आइडिया को चेंज करके हम सोसाइटी में गवर्नेंस का सिस्टम को कैसे। नमस्कार साथियों, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई में पूरे मनोयोग से लगे होंगे। त्योहारों का पूरा सत्र जो अभी गुजरा उसका आपने आनंद लिया होगा। छठ, दिवाली, खूब एंजॉय किया होगा इन दोनों पर्वों को, और अब फिर से आप कमर कस रहे होंगे पढ़ने के लिए। हालांकि अगर आप दिल्ली में हैं तो एक अतिरिक्त बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ इस समय पंजाब में पराली की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है जलाने की। उसके कारण यहाँ स्मॉग जैसा, एक हेज जैसा वातावरण में आपको फिनोमेना दिखाई देता है, जिससे अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो पूरा प्रिकॉशन लेके निकलें। सांस लेना कठिन है। मैं अभी 4-5 दिन पहले दिल्ली आया और आते ही मेरा गला खराब हो गया, क्योंकि AQI जो यहाँ दिल्ली का है, आज मैं देख रहा था, वो 450 से ऊपर है, जो सीवियर कैटेगरी है। गैस चैम्बर बन चुकी है दिल्ली। तो दिल्ली में रहने वाले विद्यार्थियों से अनुरोध है कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और बाहर निकलते समय पूरी सावधानी बरतें। अब आज के मुद्दे पर आते हैं। पिछले 5 महीनों से साप्ताहिक विमर्श नाम का एक प्रोग्राम जो हम चलाते आए थे वो बंद पड़ा हुआ था। उसका कारण ये था कि जून जुलाई से ऑफलाइन बैच मैंने पढ़ाना शुरू किया। पहला बैच मैंने जून में शुरू किया, जून एंड में, और वो मेरा 2.5 साल बाद पहला बैच था। लगभग 2.5 साल, 2 साल 3 महीने बाद। और उसके बाद लगातार बैकलॉग इतना ज्यादा था ऑफलाइन बैचेस का कि उसमें व्यस्तता काफी बढ़ गई। तो जो हर सप्ताह वीकली डिस्कोर्स या साप्ताहिक विमर्श का कार्यक्रम हम लोग चलाते आए थे वो नहीं कर सके। लेकिन इधर बीच जब मामला फिर से थोड़ा ठंडा हुआ और लगा कि अब वीकली डिस्कोर्स के लिए, साप्ताहिक विमर्श के लिए समय निकाला जा सकता है, तो आज मैं फिर से आपके सामने वीकली डिस्कोर्स के साथ आया हूं। अब जिन लोगों ने ये चैनल अभी ज्वाइन किया हो, वीकली डिस्कोर्स क्या है, साप्ताहिक विमर्श क्या है, इसके बारे में नहीं जानते हो, उनको मैं इसका एक सामान्य आइडिया दे देता हूं। आप अगर हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें वीकली डिस्कोर्स का एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप देखेंगे तो आप बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा पाएंगे। वो चर्चा कैसे होती है? आप हर सप्ताह यूपीएससी की तैयारी को लेकर, पढ़ाई लिखाई को लेकर, एथिक्स को लेकर, फिलॉसफी को लेकर, सामाजिक मुद्दे को लेकर, सामाजिक न्याय को लेकर मेरे पास सवाल भेजते हैं, और उनमें से चुनिंदा सवालों का मैं आपको जवाब देता हूं। इस तरह से जो विद्यार्थी हमारे संस्थान से जुड़े हुए नहीं रहे हैं, वो भी अगर एथिक्स को लेकर, फिलॉसफी को लेकर, सोशल इश्यू को लेकर कुछ पूछना चाहते हैं और एक संवाद की प्रक्रिया से जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया था कि आप सवाल भेजिए, और जो सवाल सबसे बेहतर होंगे उनका हम यहाँ इस मंच से जवाब देंगे। इस प्रक्रिया में बहुत सारे सवाल अगर आप पाएंगे, पीछे जाएंगे देखेंगे, उनका जवाब दिया गया। जैसे इतिहास का अंत क्या है, गांधी पर सवाल आया है, जेंडर पर सवाल आया है, लिंग भेद पर सवाल है, गांधी अंबेडकर की डिबेट पर सवाल है, किसी ने पूछा था विचारधारा का अंत क्या होता है, इतिहास का अंत क्या होता है, ब्राह्मणवाद क्या है। इस तरह के तमाम सवालों के थीम पर आप पिछले वीडियोस में उनकी चर्चा पाएंगे, जो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। अब आज मैं जब ये आपके सामने वीकली डिस्कोर्स लेके आया हूं तो मेरे पास सैकड़ों सवाल आ चुके हैं, क्योंकि हमने प्रोग्राम तो बंद कर दिया 5-6 महीने से, लेकिन सवाल लगातार आते रहे। तो बड़ा मुश्किल था कि किस विषय पर चर्चा करें। तो 2 आइडिया था, या तो कोई रोचक विषय ले ले,
और या कोई कॉन्सेप्चुअल आइडिया ले लें। तो मैंने आज के वीकली डिस्कोर्स के लिए एक रोचक विषय लिया है। रोचक विषय क्या है? अभी अभी आउटलुक मैगजीन ने एक कवर पेज छापा जिसमें पहली बार उसने टीचर्स को जगह दी। 4 टीचर्स को उसने चुना और उन 4 टीचर्स को अपने कवर पेज पे छापा। इधर पिछले कुछ समय से, कोरोना के बाद से, जब से लोगों ने सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा रुख किया, क्योंकि कोरोना में लॉकडाउन के दौरान लोग ज्यादा खाली थे, इंटरनेट पर ज्यादा समय बिताया, ऑनलाइन ज्यादा पढ़ाई की, तो कुछ टीचर्स की ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत बढ़ी। और इसमें प्रायः उन टीचर्स ने जिनमें ओरेटरी स्किल बेहतर है, जो बोलते बहुत अच्छा है, शानदार बोलते हैं, वक्ता अच्छे हैं, उन लोगों ने विद्यार्थियों के बीच एक अपनी जगह बनाई है। और पहली बार टीचर्स की भी रीच सिनेमा स्टार्स की तरह हुई, जहां उनका कोई वीडियो पड़ता है और मिलियंस में व्यूज चले जाते हैं। इस पर एक रोचक सवाल एक विद्यार्थी ने पूछा है। उसी सवाल को आधार बना के मैं आज की ये चर्चा कर रहा हूं। सवाल तो उसने लंबा पूछा है, लेकिन उसका क्रक्स ये है, अश्विनी का सवाल है बेसिकली ये। तो अश्विनी जी, आपने सवाल तो बड़ा लंबा चौड़ा पूछा है, लेकिन मैं उसका क्रक्स निकाल रहा हूं। क्रक्स उसका यही है कि सर, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के तौर पर पिछले 5-6 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि हिंदी माध्यम की स्थिति खराब है, लेकिन उसके टीचर सुपरस्टार हो रहे हैं। तो जब इतने शानदार टीचर्स इस मीडियम में मौजूद हैं, तो क्या हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों में ही कमी है जिसके कारण वो सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं? या फिर यूपीएससी में कुछ दिक्कत है कि हिंदी माध्यम के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहा है? तो एक तरफ टीचर्स का सुपरस्टार बनना, उनके व्यूअर्स का मिलियंस में पहुंचना, उनके कद का बड़ा होना, और दूसरी तरफ यूपीएससी से हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों का गायब होना, ये दोनों बातें परस्पर संगत नहीं लग रही। अगर हिंदी मीडियम में इतने शानदार टीचर्स हैं, तो फिर यूपीएससी में हिंदी मीडियम के रिजल्ट में इजाफा होना चाहिए था। भाई, इंग्लिश मीडियम में कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो हिंदी मीडियम के सुपरस्टार टीचर जो हैं, जिनका जिक्र इन्होंने किया, अश्विनी ने, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, जिनका जिक्र उन्होंने किया है, उनकी फैन फॉलोइंग के आसपास अगर 4-5 इंग्लिश मीडियम के टीचर्स को भी आप जोड़ लीजिएगा तो नहीं पहुंच पाएगा कोई। तो अगर हिंदी मीडियम में इतना शानदार टीचर कोई है कि इंग्लिश मीडियम के 5 टीचर्स मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं लोकप्रियता में, तो फिर हिंदी मीडियम में इतने शानदार टीचर के पढ़ाने के बाद उनकी अपनी संस्था भी है। उस संस्था में 10,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। उन 10,000 बच्चों के वहां पढ़ने के बावजूद, उनके वहां पढ़ाने के बावजूद, उनकी इतनी लोकप्रियता के बावजूद, उनकी इतनी समझ के बावजूद, आखिर रिजल्ट हिंदी मीडियम का क्यों नहीं हो रहा है? ये बात मुझे अच्छी लगी, सवाल अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको लिया। हालांकि सवाल का उत्तर देने में जोखिम भी है। जोखिम यह है कि आप जिस फील्ड में काम करते हैं, वहां किसी टीचर पर टिप्पणी करना या उसके भीतर के किसी बात पर टिप्पणी करना कई बार ये लगता है कि ये ठीक नहीं है। लेकिन चूंकि सवाल में एक गंभीर मुद्दा भी है, हम लोग भी इसको देख रहे हैं कि हिंदी मीडियम में लगातार रिजल्ट गिर रहा है, तो मुझे लगा कि इस पर चर्चा करनी चाहिए। देखिए अश्विनी, और अश्विनी के साथ ही बाकी जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उन सब के लिए 2 बातों में फर्क होता है। लोकप्रिय होना और किसी खास विधा में, किसी खास फील्ड में काम का होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे मैं आपको इसके पहले कुछ सामान्य उदाहरण देता हूं, उससे बात शायद मैं ठीक से समझा पाऊंगा। आप कभी किसी शहर में चले जाएं और शहर में 2 दुकानें, एक हेल्दी फूड बेचने की दुकान और एक स्वादिष्ट फूड बेचने की दुकान। एक पर आपको जलेबी मिलती हो, समोसा मिलता हो, कचौरी मिलती हो, इमरती मिलती हो, स्ट्रीट फूड मिलता हो, गोलगप्पे मिलते हो, पानी पूरी मिलती है, टिक्की मिलती है। दूसरे पर आपको स्प्राउट्स मिलते हो, पपीता मिल रहा हो, फ्रूट मिलेगा आपको। आप किस दुकान पर ज्यादा भीड़ पाएंगे? आप किसी भी शहर में अगर जाएं और किसी हेल्दी फूड बेचने वाली दुकान और उसी के बगल में कोई समोसा और पकौड़ा बेचने वाली दुकान पर देखें, दोनों पे देखें कि भीड़ कहां ज्यादा है,
तो आप पाएंगे जहां समोसा पकौड़ा बिक रहा है, गोलगप्पे बिक रहे हैं, टिक्की बिक रही है, वहां लाइन लगी होगी। और जहां हेल्दी फूड बिक रहा होगा वहां भी होंगे 2-4 लोग, लेकिन 2-4 लोग आपको उस जगह पर दिखाई देंगे। तो क्या इससे यह सिद्ध होता है क्या कि जो वो टेस्टी फूड वाला स्टॉल है उससे बिकने वाला फूड हमारे हेल्थ के लिए ज्यादा बेहतर है? नहीं। उससे सिर्फ यह सिद्ध होता है कि जब हमको टेस्ट और लाभ में से, अपने हित में से किसी एक का चुनाव करना होता है, तो प्रायः हम टेस्ट से मिलने वाले सुख जो बहुत टेम्पटिंग होता है, जिसमें पैलेटेबिलिटी ज्यादा है, स्वाद ज्यादा है, उसका चुनाव करते हैं। आपने भी अपने जीवन में इसको देखा होगा। अगर मैं आपको एक मेन्यू बनाकर दे दूं कि आप सुबह उठकर थोड़े उबले हुए अंकुरित दालों को खाइए, फिर आप बिना तेल वाला, कम तेल वाला हरी सब्जियां खाइए, लौकी खाइए, कद्दू खाइए, पालक खाइए, और दूसरी तरफ मैं आपको ऑप्शन दूं पनीर खाने का जिसमें तेल होगा, आपको तमाम इस तरह की टेस्टी डिशेस खाने का, आप कौन सी डिश चूज करेंगे? बहुत कम लोग होंगे जो हेल्दी फूड को चूज करेंगे, ये जानते हुए कि हेल्दी है, लेकिन उसका चयन लोग नहीं करते। अपने जीवन में देख लीजिए, आप जीवन शैली में आप कितना हेल्दी खाते हैं और कितना टेस्टी खाते हैं। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो आप भीड़ को देखिएगा, ऐसा नहीं कि कोई इसी में एक स्टूडेंट निकल आए और कहते कि मैं तो हेल्दी खाता हूं। तो कुछ लोग तो हेल्दी खाते ही, लेकिन भीड़ आपको क्या दिखती है? आपको दिखाई देगी कि भीड़ हेल्दी खाना नहीं खाती, टेस्टी खाना खाती। इसी तरीके से आप तर्क और भावना, इन दोनों में जरा देख लीजिए। एक आदमी मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए देश में और बड़ी तार्किक बात करे कि विदेश नीति कैसी होनी चाहिए, हमारे देश में पॉलिसी बननी कैसे चाहिए, कानून कैसे बनने चाहिए। और मान लें कि वो पॉलिटिकल पार्टी बनाने वाला अपनी पार्टी में तमाम MBA वालों को, IIT वालों को ले ले, जो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, और ये पार्टी यूपी में प्रचार करे, बिहार में प्रचार करे। लेकिन इस पॉलिटिकल पार्टी जो बहुत तार्किक बात कह रही है, इसके पास कोई जातीय नेता नहीं, ये धर्म की राजनीति नहीं करती, ये भावना की राजनीति नहीं करती। कितने वोट मिलेंगे इस पॉलिटिकल पार्टी? 10,000 वोट मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। और एक दूसरी पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी, जो रीजन नहीं, तर्क नहीं, भावना की राजनीति करती हो। किसकी? धर्म की, संप्रदाय के आधार पर राजनीति करे, हिंदू मुसलमान के आधार पर करे, राजनीति करे वो यादव और छत्री भूमिहार के नाम पर। क्या पाएंगे आप पाएंगे कि जो जाति की राजनीति करने वाली पॉलिटिकल पार्टी, उसके पास वोट बैंक होगा। ये वोट बैंक तर्क पर खड़ा है क्या? नहीं, वोट बैंक भावना पर खड़ा है। तो भीड़ किससे जुटती? तर्क से या भावना से? भावना से। आप किसी बाबा के पास चले जाएं, धर्म के नाम पर आजकल ढेर सारे बाबा हैं, इन बाबाओं में आप कोई तार्किक बात बोलते हुए उनको नहीं सुनेंगे। लेकिन जरा किसी बाबा के यहां चले जाएं, जो मशहूर बाबा, आप पाएंगे उसके आश्रम में भीड़ लगी होगी। क्यों? क्योंकि वो भावना को नियंत्रित करता है। तो मैंने 2 एग्जाम्पल जो आपको दिए, राजनीति वाला, धर्म वाला और खाने वाला, एक और एग्जाम्पल इसके साथ जोड़ लीजिए। आप किसी मशहूर आदमी का जो बहुत बुद्धिजीवी हो, नोम चॉम्स्की का, अमर्त्य सेन का, कोई वीडियो देखिए, आप किसी वीडियो पर मिलियन व्यूज नहीं पाएंगे। क्योंकि ये जो बात कह रहे हैं ना, काम की बात है, और काम की बात समझने की क्षमता सबके पास नहीं है। ये जो बात कहते हैं उसका इतना सरलीकरण नहीं किया जा सकता कि उसको बिल्कुल सामान्य भाषा में हर आदमी समझ ले, क्योंकि बात मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक वैसे जैसे सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक शैली में जो शास्त्रीय गायन करती हैं, उसको सब लोग नहीं समझ सकते। इसलिए सुब्बुलक्ष्मी के किसी वीडियो पर यूट्यूब पर, अमर्त्य सेन के किसी वीडियो पर यूट्यूब पर, नोम चॉम्स्की के किसी वीडियो पर यूट्यूब पर मिलियन व्यूज नहीं होंगे। लेकिन अगर आप भोजपुरी गाना सुने, एक भोजपुरी गाना क्या है सब समझ लेते हैं। क्या है इसमें वही स्वादिष्ट खाने की तरह टेस्ट है, खास किस्म का, जिसके हम आदी हैं। पितृसत्ता को ध्यान में रखकर लिखा गया, पुरुषों को अपील करता है, क्योंकि इसमें स्त्रियों का ऑब्जेक्टिफिकेशन किया गया, वस्तुकरण किया गया। इसलिए इस तरह के गाने देखने का बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है। तो कि भोजपुरी गाना सुब्बुलक्ष्मी के गाने से ज्यादा श्रेष्ठ है। इससे यह प्रूव होता है कि
टेस्टी खाना हेल्दी खाने से ज्यादा श्रेष्ठ है? क्या इससे यह प्रूव होता है कि सामान्य जो हमारे यूट्यूब पर तमाम लोग मोटिवेशन के नाम पर चैनल चला रहे हैं और उनके 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, क्या वो अमर्त्य सेन और नोम चॉम्स्की से बड़े विद्वान हैं? नहीं। इसी की बात और भीड़ की बात, ये दो चीजें अलग हैं। किसी के टीचर के तौर पर आपको क्या चाहिए? क्या यूपीएससी सामान्य समस्या आप क्रैक करते हैं? भीड़ यूपीएससी क्रैक करती है? नहीं, यूपीएससी आप सामान्य समस्या क्रैक नहीं कर सकते, यूपीएससी भीड़ क्रैक नहीं कर सकती। यूपीएससी में 700-800 सीट पर वो लोग सिलेक्ट होते हैं जो भारत के सबसे श्रेष्ठ इंस्टीट्यूशन से आते हैं। आईआईटीएंस हैं, आईआईएम वाले हैं, मेडिकल साइंस पढ़ के आए हुए लोग हैं, ह्यूमैनिटीज में हमारे सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों से आने वाले लोग हैं। इनमें कंपटीशन है। तो जरा सोचिए, जब इनमें कंपटीशन है तो इसमें किस तरह की पढ़ाई काम करेगी? वो जिसमें जटिलता होगी, वो जिसमें विश्लेषण होगा, वो जिसमें रीजनिंग होगी, या वो जिसमें भावना होगी? वो जिसमें रीजनिंग होगी, जिसमें विश्लेषण होगा, जिसमें तर्क शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो अगर मान लीजिए कोई टीचर यूपीएससी के हिसाब से पढ़ाए, आपको रीजनिंग सिखाए, विश्लेषण सिखाए, तो पॉपुलर नहीं बना सकता अपने लेक्चर को। क्योंकि पॉपुलर बनाने को लेक्चर को, उस पॉपुलर बनाने के लिए लेक्चर को क्या करना पड़ेगा? उसको अपने लेक्चर को रोचक बनाना पड़ेगा, उसमें चुटकुले भरने पड़ेंगे, कहानी सुनानी पड़ेगी। अब मैं कश्मीर के किसी वीडियो पर अगर आपको कहानी सुनाऊं तो वो गांव में बैठे किसी आदमी के लिए तो काम की हो सकती है, लेकिन यूपीएससी में कोई सवाल कश्मीर की कहानी पर तो नहीं आता। यूपीएससी में पंथ निरपेक्षता पर जो सवाल पूछे गए हैं वो इतने मुश्किल सवाल हैं कि उनमें आपके बहुत सारे वर्णन या विश्लेषण का कोई रोल नहीं होगा। तो जब आप एक ऐसी टीचिंग मेथडोलॉजी को लेकर आते हैं जिस मेथडोलॉजी का लक्ष्य होता है कि हमको बड़ा बिजनेस अंपायर खड़ा करना है, तो जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव जीतने के लिए लक्ष्य रखती है तो भावना की राजनीति करती है, क्योंकि भावना से भीड़ जुटती है। वैसे जब कोचिंग संस्थान यह तय करता है कि उसको बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है तो भावुक बच्चों को जुटाता है, क्योंकि वही फीस देंगे, वही भीड़ बनाएंगे। समझदार बच्चों को बैठाकर 700 बच्चों की क्लास नहीं बनाई जा सकती। तो परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा टीचिंग की ऐसी मेथडोलॉजी डेवलप की जाएगी जिसमें विश्लेषण नहीं होगा, उसमें रोचकता ज्यादा होगी, उसमें चुटकुले ज्यादा होंगे, उसमें उदाहरण ज्यादा होंगे। बात इतनी सरल बना दी जाएगी जैसे लगेगा यूपीएससी मजाक है, इसकी पढ़ाई तो ऐसे हो जाती है। और जब आप इतने सतही स्तर तक यूपीएससी को ले आएंगे और उस टीचिंग मेथडोलॉजी को पॉपुलर बना देंगे तो सपना देखने वाले विद्यार्थियों की एक भीड़ जो बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश से आ रही, सबको लगेगा कि सब आईएएस बन जाएंगे। और वही भीड़ क्या करती है? टीचर्स को पॉपुलर बनाना शुरू कर देती है। इस भीड़ के पास अमर्त्य सेन, नोम चॉम्स्की, प्रोफेसर भगवती, इनको समझने और सुनने की क्षमता नहीं। ये अमर्त्य सेन की कोई किताब पढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं कि हम आर्थिक विकास और स्वातंत्र्य पढ़ लें, हम आइडेंटिटी एंड वायलेंस पढ़ लें, हम प्रोफेसर भगवती की किताब पढ़ लें। इनमें इनकी रुचि नहीं। हम सुनील खिलनानी की किताब पढ़ लें, हम गुरचरण दास को पढ़ लें। ये पढ़ने लिखने वाली भीड़ नहीं है। ये तो किताब पढ़ते ही 5 पेज में सो जाएंगे। इनको गाइड पढ़ने की आदत है, इनको कोचिंग का नोट्स पढ़ने की आदत है जिसमें कहानी है, केवल विश्लेषण है, तथ्य भरा हुआ है। तो जब इस तरह के आइडिया से आप काम करते हैं तो आप लोकप्रिय बनते हैं। इसका मतलब लोकप्रियता। अब कुछ लोग इससे ये निष्कर्ष मत निकाल लीजिएगा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आगे बढ़ने से पहले बताता चलूं, नहीं तो आप ये निष्कर्ष निकाल लें कि मैं ये कहना चाहता हूं कि वो टीचर जो बहुत पॉपुलर हैं या जो किसी मैगजीन के फ्रंट पेज पर आते हैं वो काबिल नहीं। वो निसंदेह सबसे काबिल टीचर है, लेकिन अगर काबिल ना होते तो आप इससे खुद सोच लीजिए कि करोड़ों लोगों की भीड़ में से निकल कर आना या लाखों टीचर्स भारत में हैं, उनमें से अपनी जगह बनाना और एक मैगजीन के कवर पेज पर आना, करोड़ों फॉलोअर पैदा करना, ये तो बिना काबिलियत के संभव ही नहीं।
इसका टीचर तो बहुत शानदार होंगे, लेकिन देखो हमारे पास ना एक विकल्प होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल फिर देता हूं, आप इस बात को समझ पाएंगे। मान लो मैं नरेश त्रिहान हूं, मैं बहुत अच्छा हार्ट सर्जन हूं, तो मेरे पास दो विकल्प होता है। एक विकल्प होता है कि मैं एक प्रोफेशनल हूं, अच्छी हार्ट सर्जरी करता हूं, तो मैं अपनी जिंदगी में अपनी एनर्जी हार्ट की सर्जरी में लगाऊं, अच्छा डॉक्टर बनूं, ज्यादा लोगों की जान बचाऊं, और उससे एक अच्छी कमाई भी मुझे होगी, उसमें भी जाऊं। और दूसरा विकल्प मेरे पास हो सकता है कि क्यों ना मैं अपनी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल करके, मैं हूं तो हार्ट सर्जन, लेकिन बड़ा हॉस्पिटल खोल दूं 200 करोड़ का, और 200 करोड़ के हॉस्पिटल को खोलकर अभी जो मैं 50 करोड़ रुपया सालाना कमाता था, अब मैं अपनी कमाई को 200 करोड़ पर कर लूं, क्योंकि अब उस हॉस्पिटल में केवल हार्ट सर्जरी कराने वाले लोग नहीं आएंगे, अब उसमें सारा रोग दिखाने वाले लोग आएंगे। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो मेरे पास उस हॉस्पिटल को चलाने के लिए डॉक्टर्स की एक बड़ी फौज चाहिए, होनी चाहिए, जिसमें मुझे लेने पड़ेंगे तमाम डॉक्टर्स, और फिर उस पूरे सेटअप को चलाने के लिए मुझे तमाम तरीके के, क्योंकि अब तो व्यवसाय हो गया ना, जब तक मैं एक डॉक्टर के तौर प्रोफेशनल काम कर रहा हूं तो मैं अपनी गुणवत्ता को कंट्रोल कर सकता हूं, मैं क्या पढ़ाता हूं अच्छा खराब ये मैं कंट्रोल कर सकता हूं, क्योंकि मुझे उसकी समझ है, मैं अपने विधा में माहिर आदमी हूं। लेकिन जब मैंने हॉस्पिटल खोल लिया तो उसमें सारे डॉक्टर सारे काबिल निकलेंगे तो जरूरी नहीं होगा। दूसरा, क्या तब आप अगर इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल लेंगे तो क्या आप सर्जरी कर पाएंगे उतनी जितनी पहले जब आप केवल डॉक्टर थे तब कर पाते थे? आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अब आपका बहुत ज्यादा समय मैनेजमेंट के साथ मीटिंग में जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग में जाएगा कि हॉस्पिटल के प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए, टारगेट कैसे सेट किया जाए, अकाउंट्स देखेंगे आप, तमाम मैनेजमेंट के काम में आप उलझ जाएंगे, क्योंकि अब आप टीचर से आप चिकित्सक के बजाय व्यवसायी बन गए। तो जब आप व्यवसायी बन जाते हैं तो आपके कंसर्न बदल जाते हैं, और जैसे आपके कंसर्न बदलते हैं, जब आपको 10,000 12,000 बच्चों का एक सेटअप चलाना पड़ता है, करोड़ रुपए आप एड में खर्च करते हैं, आपको बड़े बड़े क्लासरूम चाहिए, उसको चलाने के लिए, सेटअप चलाने के लिए 500-700 एम्प्लॉयज की फौज चाहिए, तो आप पढ़ा थोड़े सकते हैं। अब आपका पूरा दिन उहापोह में जाता है कि रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए। तो आप पॉपुलर क्यों हुए थे? टीचर होने के नाते। पॉपुलर क्यों हुए थे? डॉक्टर होने के नाते। लेकिन अब आपका कंसर्न क्या है? अब आपका कंसर्न पढ़ाना नहीं है, अब आपका कंसर्न रेवेन्यू बढ़ाना है, अपना ब्रांड बड़ा करना है। जो आपने ब्रांड खोल रखा हॉस्पिटल या कोचिंग का, उसको बड़ा करना है। तो आप ख्यातिनाम हुए टीचर के तौर पर, लेकिन अब आप टीचर नहीं है, व्यवसायी। ख्यातिनाम आप हुए डॉक्टर के तौर पर, लेकिन अब आप डॉक्टर नहीं है, व्यवसायी। तो परिणाम क्या होता है? किसी की ख्याति बनी एक कारण से, लेकिन अब वो काम उसका नहीं कर रहा, दूसरा काम कर रहा है। तब उसकी कोचिंग में भी जब आप पढ़ने जाएंगे तो आप ब्रांड से पढ़ने जा रहे हैं, आप उस टीचर से पढ़ने नहीं जा रहे, क्योंकि वो टीचर तो पढ़ाने में रुचि नहीं लेता है। परिणाम क्या होता है कि वो टीचर समझदार है, इसलिए उसने बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। बिजनेस एम्पायर खड़ा करने के बाद उसको पता चल गया कि इसमें अगर मैं रिजल्ट के लिए काम करूंगा तो मुझे हिंदी मीडियम में जो बच्चे बहुत खराब शैक्षणिक बैकग्राउंड से कई बार आ रहे हैं, दरभंगा से आ रहे हैं, मिथिला से आ रहे हैं, बेगूसराय से, खगड़िया से आ रहे हैं, इलाहाबाद से आ रहे हैं, गोरखपुर से आ रहे हैं, होशंगाबाद से आ रहे हैं, इनमें मेहनत करनी पड़ेगी। 70, 80, 100 बच्चों से ज्यादा क्लास नहीं चलाई जा सकती। फिर मैं अच्छा टीचर हूं तो मुझे खुद इनको ट्रेन करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तब रिजल्ट बनेगा। लेकिन अगर आपका एम क्या है? आपका एम बड़ा ब्रांड खड़ा करना है, तो उसमें 100 बच्चे तो आप नहीं पढ़ाएंगे, तब आप 600-700 की क्लास बनाएंगे। 600 की 700 की क्लास में एक एक बच्चे का असेसमेंट कर पाना, उनको लिखना सिखाना, उनका आंसर चेक करना, उनको फीडबैक देना, उनसे मिलना, पर्सनल गाइडेंस करना, जो जिससे बच्चा सिलेक्ट हो सकता है, वो सब काम आप नहीं कर सकेंगे। जब वो नहीं कर सकेंगे तो ब्रांड तो बड़ा हो गया, लेकिन रिजल्ट कम हो जाएगा। क्योंकि रिजल्ट किससे आ रहा था? टीचिंग से आ रहा था। रिजल्ट प्रचार से थोड़े आ रहा था, रिजल्ट बढ़िया क्लासरूम बनाने से थोड़े आ रहा था। रिजल्ट तो स्टूडेंट की क्षमता बढ़ाने से आ रहा था। और स्टूडेंट की क्षमता कब बढ़ाई जा सकती है? जब क्लास का साइज छोटा होगा। कब बढ़ाई जा सकती है स्टूडेंट की क्षमता? जब हम स्टूडेंट को सवाल लिखने के लिए देंगे और उसका सवाल चेक करके बताएंगे तुम यहां गलती कर रहे हो। जब स्टूडेंट क्लास के बाद मुझसे मिल सकेगा, क्योंकि क्षमता तो मेरे पास है। तो जिस क्षमता के कारण हम पॉपुलर हुए होते हैं,
और जिससे यूपीएससी का रिजल्ट बनता है, जो एनालिसिस मुझे करवानी है बच्चों से, जो उनके विश्लेषण की क्षमता, तार्किक क्षमता बढ़ानी है, वो सब हम जब व्यवसायी बन जाते हैं तो करना बंद कर देते हैं। इसलिए जैसे किसी फील्ड में कोई सुपरस्टार टीचर बनेगा, तो सुपरस्टार टीचर बनने के साथ अगर उसने अपने फील्ड को चेंज करके अब व्यवसाय बड़ा खड़ा कर लिया है, तो अपना समय टीचिंग में नहीं लगाता है, व्यवसाय संभालने में लगाता है। और अगर अपना समय व्यवसाय संभालने में लगाता है तो उसमें उसका ब्रांड बड़ा होगा, लेकिन रिजल्ट्स नहीं होंगे। मैं अक्सर देखता हूं, जिस मीडियम में पढ़ाता हूं, हिंदी मीडियम में प्राइमरीली, मैं देखता हूं कि यहां बच्चे 6-6, 7-7, 8-8 साल से कई बार इतिहास के, भूगोल के, किसी और विषय के ऐसे टीचर से पढ़ रहे हैं जिनका पिछले 5 साल में किसी सफल अभ्यर्थी ने नाम ही नहीं लिया है। फिर भी उनका फोटो होर्डिंग पर इतना देख रखा है बच्चों ने, सोशल मीडिया पर उनको इतना सुन रखा है कि 300-400 बच्चा इतिहास पढ़ने के लिए उनकी क्लास में चला जा रहा है, भूगोल पढ़ने के लिए 300 लोग उनकी क्लास में एडमिशन ले रहे हैं, जबकि उनका रिजल्ट नहीं। क्यों? क्योंकि वो पॉपुलर टीचर हो गए। पॉपुलर टीचर होने के बाद वो 6 जगह पढ़ा रहे हैं, उनके पास समय नहीं है, उन्होंने भी व्यवसाय करना शुरू कर दिया है, तो फिर बात नहीं बनती। फिर जिस कारण से वो कभी लोकप्रिय हुआ करते थे, जब लोकप्रिय हुए तो कैसे लोकप्रिय हुए थे? स्टूडेंट्स के साथ मेहनत करते थे, इंटरेक्ट करते थे, उनके सवालों का जवाब देते थे, तो पॉपुलर हुए थे। लेकिन पॉपुलर होने के बाद वो ये सब नहीं करते। इसलिए जो आपका सवाल है अश्विनी, उसका मैंने जवाब दिया है 2 बातों से। एक, कई बार पॉपुलैरिटी इस बात की ओर इशारा नहीं करती कि पॉपुलर होना और गुणवत्ता परक होना एक ही बात होगी। हो सकता है कोई व्यक्ति पॉपुलर होना चाहे जब, तो वो पॉपुलर होने के मेथड को चूज करता है जो सिविल सेवा क्रैक करने के मेथड के साथ समन्वित हो, हार्मोनाइज हो सके। ये जरूरी नहीं। सिविल सेवा क्रैक करने के लिए जिस तरह की टीचिंग स्टाइल की जरूरत है और पॉपुलर होने के लिए जिस तरह की टीचिंग स्टाइल की जरूरत है, ये दोनों अलग अलग है। एक शिक्षक के तौर पर पॉपुलर होने के लिए जिस टीचिंग स्टाइल की जरूरत है और विद्यार्थियों के मनोविज्ञान को समझकर उनकी भावना को नियंत्रित करने के लिए जिस टीचिंग स्टाइल की जरूरत है, ये दोनों अलग अलग है। 500-600 की क्लास को साधने के लिए, उनको बोर ना होने देने के लिए चुटकुला सुनाते रहने से जिस टीचिंग स्टाइल का नाता जुड़ा है, वो टीचिंग स्टाइल यूपीएससी के विश्लेषण वाली टीचिंग स्टाइल नहीं है। इसलिए आप इस गलतफहमी में जब पढ़ते हैं कि गुणवत्ता और पॉपुलैरिटी एक बात है, ये ठीक नहीं। मैं इससे एक फिल्म का भी आपको एग्जांपल देता हूं। आपने कोंकणा सेन शर्मा को देखा होगा, नसीरुद्दीन शाह को देखा होगा, इरफान को देखा होगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखा होगा। एक्टर कैसे ये लोग शानदार हैं। नंदिता दास को देखा होगा, एक्टर शानदार हैं ये लोग। लेकिन पॉपुलर ये कटरीना कैफ के बराबर नहीं है नंदिता दास। कोंकणा सेन शर्मा नंदिता दास के कटरीना कैफ के बराबर पॉपुलर नहीं है। कटरीना कैफ एक्ट्रेस नंदिता दास जितनी बड़ी नहीं है। कटरीना कैफ कोंकणा सेन जैसी एक्ट्रेस नहीं है, लेकिन पॉपुलर ज्यादा है। वैसे आप देख ले, सलमान खान दबंग जैसी जो फिल्म करता है, बहुत पॉपुलर है। लेकिन क्या सलमान खान इरफान जैसी एक्टिंग करने वाली कोई फिल्म अभी आपने हाल में देखी है क्या उसकी? इरफान की सामान्य फिल्मों में भी जो एक्टिंग का लेवल आपको दिखेगा, वो सलमान खान में आपको बहुत रेयरली कभी कभी दिखेगा। लेकिन पॉपुलैरिटी में सलमान खान इरफान से बहुत आगे। तो ना गुणवत्ता और पॉपुलैरिटी ये जरूरी नहीं कि एक ही चीजें हो, एक ही तराजू से आप इनको या एक ही साथ इनको समन्वित कर सकें। तो यूपीएससी में हुआ ये है कि हिंदी मीडियम में जो बच्चे आ रहे हैं उनकी स्कूलिंग खराब है, उनका बैकग्राउंड थोड़ा पुअर है। आजकल आप जानते भी हैं कि ज्यादातर माता पिता थोड़ा भी ठीक ठाक बैकग्राउंड है, शहर में रह रहे हैं, तो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं। हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे वो हैं जो गांव से आ रहे हैं। गांव से आने के कारण उनको एक्सपोजर नहीं मिला है शहरी बच्चों की तरह। उनकी भाषा बहुत रिच नहीं है, उनका भाषा पर शानदार कमांड नहीं है, प्रिसीजन के साथ लिखना नहीं जानते, तमाम चीजें रट के लिख के परीक्षा पास करके आए। उनका विश्वविद्यालय शानदार नहीं रहा है, परीक्षा की प्रणाली वही पुरानी वाली है, 3 घंटे में कोई 5 सवाल लिख दीजिए। इसका यूपीएससी की प्रणाली से कोई लेना देना नहीं। तब ऐसे बच्चों को यूपीएससी में सेलेक्ट कराने के लिए
टीचर के डेडिकेशन की ज्यादा जरूरत है, क्लासरूम का साइज छोटा करने की जरूरत है, टीचर उनके साथ इंटरेक्ट कर सके इसकी जरूरत है, वो सवाल पूछ सके टीचर से इसकी जरूरत है, टीचर उनको लिखना सिखा सके इसकी जरूरत है, उनको विश्लेषण की आदत डाल सके, सोचना सिखाए इसकी जरूरत है। लेकिन ये सब अगर आप करेंगे तो आप एक साथ हजारों बच्चों को नहीं पढ़ा सकेंगे, तो आप बड़ा ब्रांड नहीं बना सकेंगे। इसलिए बड़ा ब्रांड बनाना और बच्चों को सफल करवाना, ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं, कम से कम हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में हो सकता है साथ साथ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में बच्चा पहले आईआईटी से पढ़ के आ रहा है, उसका आईक्यू ज्यादा है, पीपीटी बनाता आया है, उसको लिखने का यूपीएससी वाला स्टाइल पॉइंट्स में लिखना है जैसे आजकल, कम समय में उसको उसमें महारत हासिल है, तो उसके लिए काम कर जाएगा। वो हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए काम नहीं करेगा। यहां टीचर के स्टूडेंट्स के साथ जूझने की जरूरत है। इसलिए जितना ज्यादा हिंदी मीडियम में ब्रांड्स बड़े होंगे, रिजल्ट उतने कम होंगे। ये बड़ी स्वाभाविक बात है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। अच्छा, मैंने कहा जैसे कि आप इसको बिल्कुल इस तरीके से मत लीजिएगा कि ये क्रिटिक है, बल्कि मैं खुद जो टीचर आउटलुक के कवर पर है, मैं खुद उनको बहुत एडमायर करता हूं, बहुत शानदार टीचर है। लेकिन उन्होंने टीचर होने के नाम पर ख्याति अर्जित की और अब वो व्यवसाय की तरफ जा रहे हैं, उन्होंने ब्रांड बड़ा किया है। तो जब वो बड़ा ब्रांड करेंगे, उसकी तमाम शाखाएं खुलेंगी, तो ऑब्वियसली वो पढ़ाएंगे नहीं। और जब वो नहीं पढ़ाएंगे तो उनका काम क्या होगा? उनका काम होगा अपने ब्रांड के लिए बच्चे जुटाना। और ब्रांड के लिए बच्चे कैसे जुटाएंगे? भीड़ चाहिए ब्रांड के लिए, क्योंकि उसका करोड़ों रुपया संचालन का खर्च है। तो भीड़ जुटाने के लिए उनको पॉपुलर होने वाला मोड चुनना पड़ेगा, क्रिटिकल होने वाला नहीं। इसलिए वो शिक्षक बहुत शानदार हैं, लेकिन उन्होंने सायास जानबूझकर अब पॉपुलर होने का मोड चुना है, क्रिटिकल टीचिंग वाला मोड नहीं चुना है। इसलिए उनकी गुणवत्ता पर कोई शक ना करते हुए भी ये बात कही जा सकती है कि उस तरह के मेथड से, जिस तरह के मेथड से वो पॉपुलर हो रहे हैं, उससे यूपीएससी क्रैक नहीं होगा। तो चलिए, मैंने आज एक शुरुआती सत्र किया। अब आपसे मैं आज विदा लूंगा। आपके बहुत सारे सवाल हैं, इनको अगले सत्र में लूंगा। आज का सत्र शुरुआती सत्र था, ये बात अभी चर्चा में थी, कुछ लोगों ने, 2-3 लोगों ने सवाल पूछा था इस पर, तो मैंने इसका जिक्र कर दिया है। आप अपने सवाल, एक फोन नंबर इस पर स्क्रीन पर आ रहा होगा, मेल आईडी एक आ रही होगी आपकी स्क्रीन पर, उस पर अपने सवाल आप भेज सकते हैं। उस पर सवाल अपने भेजिए, उस मेल आईडी पर। हर